नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में दिखने वाले हैं सीआरपीएफ टेस्टमैन और टेक्निकल एग्जाम 10 जुलाई 2023 को। कल आपके 10 जुलाई को केवल एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इससे पहले 6 जुलाई के बाद 7, 8 और 9 जुलाई को कोई भी एग्ज़ाम आपकी सीआरपीएफ टेस्टमैन का नहीं था। 10 जुलाई को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में आईसीआर का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर टेस्टमैन का एग्ज़ाम नहीं था दोनों शिफ्टों में। और थर्ड शिफ्ट में जो 4:30 से 6:30 पीएम वाली शिफ्ट है, इस शिफ्ट में पूछे गए जो 25 जीके के सवाल हैं, उनमें 22 जो सवाल मिले हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। तो एंड तक आपको बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। न्यू कैंडिडेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन हो जाना। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। उदय योजना कब शुरू की गई? उदय योजना का मतलब है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों 5 नवंबर 2015 को की गई। कब? 5 नवंबर 2015 को। उद्देश्य है बिजली वितरण कंपनियां जो डिस्कॉम हैं उनका वित्तीय सुधार एवं घाटों को उभारना। इसी तरह एक हृदय योजना भी आई थी उस दरमियान 2015 में 21 जनवरी को। हृदय का मतलब है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की योजना जो एम वेंकैया नायडू के द्वारा 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई और इसमें पहले चरण में 12 सिटी को शामिल किया गया था। अमृत योजना भी 2015 में आई थी। 24 जून 2015 को। अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजनवेट। इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधा, जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कैंडिडेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्मार्ट वर्क के तौर पर कहीं ना कहीं आप और कैंडिडेट से पीछे रह जाते हो जब तक आपकी 50% तैयारी मॉक टेस्ट से कंप्लीट नहीं हो जाती है। यानी 50% तैयारी आपकी सही स्ट्रेटजी से और 50% प्रैक्टिस से ही संभव हो पाती है, जिसमें पास प्रो आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक का सबसे बेहतरीन फीचर है टेक्स्ट बुक पास प्रो, और इसमें अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ये पास प्रो आपको सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा 449 में 10% डिस्काउंट के साथ में। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट है वो तो इंक्लूड रहते हैं, उन्हें आप अनलिमिटेड टाइम रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो मॉक टेस्ट को, और उन पर आधारित आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगी। यानी यहाँ पर 17,000 प्लस मॉक टेस्ट है, 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एक बार पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। बाकी जो पास प्रो नहीं ले सकते उनके लिए टेक्स्ट बुक पास है। टेक्स्ट बुक पास में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, उस पर आधारित सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और उन्हें आप रीअटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी मॉक टेस्ट इजीली आप एक बार लगा सकते हो, तो ये भी आप ले सकते हो। इसमें भी टीटीजी के कूपन कोड से आप डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। बाकी पास और पास प्रो का फ़ायदा यही है कि सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाते हैं, बार बार झंझट नहीं। जो भी एग्जाम आए उनके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेक्शन लगा लो और अनलिमिटेड टाइम आप उन्हें रीअटेम्प्ट कर सकते हो। पास प्रो में टीटीजी के ओपन कोड से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा। अगला सवाल है महानदी डेल्टा पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये प्राद्वीप बंदरगाह जो ओडिशा राज्य के जगदीश सिंहपुर जो जिला है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर ये एक नेचुरल पोर्ट है, बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, ये महानदी डेल्टा पर। नेक्स्ट यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज शक्ति युद्ध अभ्यास 2021 के कौन से महीने में हुआ है? तो एक्सरसाइज युद्धाभ्यास शक्ति का आपको पूछा है 2021 में। तो शक्ति युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य होता है और 2021 में ये एक्सरसाइज नवंबर 2021 को हुई है। 15 से 26 नवंबर 2021 को शक्ति का ये छठा एडिशन, छठा संस्करण था जो कि नवंबर 2021 में ये फ्रांस में हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार भारत के प्रमुख युद्धाभ्यास की बात करें, विशेषकर जो बाइलेटरल है वहाँ से सवाल आते हैं, तो संप्रीति युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा संप्रीति है भारत और बांग्लादेश के मध्य। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति है भारत और श्रीलंका। संप्रीति भारत बांग्लादेश है, प्रीति बांग्लादेश है और शक्ति मित्र शक्ति है भारत श्रीलंका। मैत्री युद्धाभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के मध्य, मैत्री। धर्म गार्जियन, धर्म जो संरक्षक, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है भारत और चाइना के मध्य। वज्र प्रहार इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका के मध्य। वज्र प्रहार एक युद्ध अभ्यास है, जो नाम ही उसका युद्धाभ्यास है। ठीक है, युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के मध्य। नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के मध्य युद्धाभ्यास, गरुड़ शक्ति इंपोर्टेंट। शक्ति युद्धाभ्यास जो आपके आज पूछा है भारत और फ्रांस के मध्य। सिम्बेक्स होता है भारत सिंगापुर, नाम से स्पष्ट है, सिम यानी सिंगापुर।
और कॉर्पोरेट होता है भारत और थाईलैंड के मध्य। मैत्री आपने देखा भारत थाईलैंड, और कॉर्पोरेट भी भारत और थाईलैंड। मालाबार दो से अधिक जो मालाबार युद्धाभ्यास है, मालाबार होता है भारत, यूएस और जापान के मध्य, इन तीनों देशों के मध्य, भारत, यूएस, जापान के मध्य मालाबार। स्वेदना युद्धाभ्यास साउथ एशियन रीजन नेशंस में, और कोबरा गोल्ड युद्धाभ्यास एशिया पैसिफिक कंट्रीज में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर किस राज्य के दिन और रात के बीच सबसे ज़्यादा तापमान का अंतर देखने को मिलता है? तो ये अंतर आपको थार रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, जहाँ पर राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान थार रेगिस्तान में दिन और रात के बीच सबसे ज़्यादा तापमान का अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर दिन का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों में, और रात का वही गिरकर 15 डिग्री तक आ जाता है। एक इसी प्रकार टेम्परेचर पर आधारित सवाल पूछा है। सवाल ये है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों होता है? एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद इनके तापमान में अंतर क्यों देखने को मिलता है? तो यहाँ पर इनकी ऊंचाई में अंतर के कारण ऐसा हो रहा है। ऊंचाई के साथ तापमान आपको पता है घटता है, क्योंकि वहाँ पर वायुदाब कम होता है। सो तापमान घट जाएगा, वायु आप पर दाब नहीं लगा पाएगी। ठंडी वायु से ही तो पता चलता है कि गर्म है या ठंडा है वहाँ का माहौल। ऊंचे के साथ तापमान घटता है, तो विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर दार्जिलिंग का अधिक ठंडा है, तो तापमान ऑटोमेटिकली पर्वतीय प्रदेश कम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, झूमर डांस कौन से राज्य का है? झूमर नृत्य है दोस्तों झारखंड का। झारखंड के नृत्य में एक होता है घूमर, घूमर है राजस्थान का, और झूमर है झारखंड का। ठीक है, झारखंड में आपके झूमर है, पाइका है, मुंदारी है, सरहुल है, बराऊ है, झिटका है, डांगा है, डोमचक है, घोड़ा नाच, ये सभी झारखंड के। बिना कोशिका का कौन सा यहाँ पर जीव है? बिना कोशिका विकल्प थे वायरस, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे वायरस कोशिकाओं से नहीं बनते हैं। ठीक है, एक एकल जो वायरस होता है इसे विरियन कहा जाता है, और ये कोशिकाओं से न बनकर कैप्सिड नामक एक सुरक्षात्मक प्रोटीन की खोल के भीतर बंधे जीनों के एक समूह से बनता है। ठीक है, प्रोटीन से। एक सवाल पूछा है कि 1971 से 81 के मध्य भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अब तक जो भारत की देखने को मिली है वो 71 से 81 के दौरान ही मिली है, वो है 25%। तो 1971 से 81 की अवधि के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर थी 25%। इससे पहले 1961 से 71 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि 24.8% थी, और 1951 से 61 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि 21.5% थी। तो जनसंख्या विस्फोट की अवधि है 1951 से 81 तक, यहाँ पर जनसंख्या है वो बढ़ी थी काफ़ी, और इसके बाद जनसंख्या ये पीक ईयर है 1971 से 81 के बाद जनसंख्या वृद्धि दशक की दर से कम होती आ रही है, जैसे आप देखेंगे। बाकी शुरुआत में आप देखेंगे 1901 से 11 का दशक है, और यहाँ पर जो जनसंख्या 11 से 21 वाले में माइनस में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है, इसलिए महाविभाजन वर्ष कहते हैं। अगला सवाल, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में किसके द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी शब्द हैं ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए 3 टर्म ऐड हुए प्रस्तावना में, समाजवादी, पदनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए हैं। आपको पूछ लें प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए? तो आप कहेंगे फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट सवाल, मध्यकाल में हजारा राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? राम मंदिर नाम है इस मंदिर का, हजारा राम मंदिर। इसका निर्माण है वो हम्पी में किया गया था। कहाँ पर? हम्पी में। श्री राम को समर्पित यानी विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर 15वीं सदी की शुरुआत में विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो देवराय द्वितीय याद रखना है, देवराय द्वितीय ने। पूछ रहे हैं हजारा राम मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में, इसका निर्माण देवराय द्वितीय ने किया था। हुमायूं की मदद करने वाला ईरान का शाह कौन था? ईरान का शासक कौन था जिसने हुमायूं की मदद की थी? हुमायूं को जब कनौज और चौसा के युद्ध में हार के बाद निर्वासित किया गया और वो ईरान भाग गया, तो ईरान वहाँ पर गया तो उनका स्वागत किया शाह तामसप ने। तो तामसप, शाह तामसप है वो हुमायूं की मदद करने वाला ईरान का शासक था। शेर खान ने हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ, और कनौज का युद्ध 1540 में। तो ईरान में हुमायूं को सफवीद शाह से मदद मिली थी, जो कि सफवीद वंश से था, शाह तमशप। नेक्स्ट यहाँ पर किस मुगल बादशाह ने असम के अहोम हिस्से को जीतने में सफलता प्राप्त की? जो असम का अहोम हिस्सा है वो ऐसा हिस्सा है जिसमें मुगलों को हार का सामना करना पड़ा था, और वहाँ पर एक शासक था जिसका नाम है दोस्तों लचित बोरफुकन। इन्होंने मुगलों को 17 बार हरा दिया था। तो पूछा है कि असम के अहोम हिस्से को एक बार जीता भी था मुगलों ने, वो किसने जीता था? तो वो था दोस्तों मीर जुमला द्वितीय, जो मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन बंगाल का एक प्रमुख सूबेदार था। तो औरंगजेब कह सकते हो, उन्होंने एक बार वहाँ पर कब्जा किया था,
और उसके बाद यहाँ पर सराय घाट की लड़ाई हुई थी। ये कुछ 1662-63 के दरमियान था। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में इस युद्ध में कौन सी, एक तो पूछा जाता है अहम साम्राज्य के नेतृत्व किसने किया, तो वो दोस्तों लालचित बोरफुकन ने किया था। और इस लड़ाई में मुगल और अहोम साम्राज्य के मध्य ये सराय घाट का लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ी गई एक नौसैनिक लड़ाई थी। और इसमें मुगल साम्राज्य का नेतृत्व कछवा राजा राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में हुआ और यहाँ पर मुगलों की हार हुई थी। अगला सवाल, 1937 में भारत से कौन सा देश अलग हुआ था? 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ था, म्यांमार अलग हुआ था। वहाँ पर बर्मी राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने 1937 में बर्मा को भारत से विभाजित कर दिया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद संधि कब हुई थी? सेकेंड जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था उसके बाद संधि हुई थी गंदमक की संधि। गंदमक की संधि ब्रिटिश भारत, उसका नेतृत्व सर लुईस कावांगरी, तो लुईस कावागनारी और अफगान अमीर याकूब खान के बीच में ये संधि हुई। आपको पूछा है कब हुई है? गंदमक की संधि हुई थी दोस्तों सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध में, जो कि 26 मई 1879 को हुई थी। ठीक है, 1879 को। और सेकेंड एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ था 1880 को। ठीक है, 1878 से 1880 सेकेंड आंग्लो अफगान युद्ध। और इसके बाद इससे पहले जो संधि हो गई थी उसके बाद समाप्त हुआ युद्ध, ये संधि थी गंदमक की संधि, जिसमें ब्रिटिश अफगान क्षेत्रों पर और आक्रमण नहीं करने पर सहमत हुए। और बाकी फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 पे, ये ध्यान रखना, इसके सन पूछे जाते हैं। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42, सेकेंड 1878 से 80, थर्ड 1919। नेक्स्ट सवाल, आपको सवाल पूछा था 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है, तो वो था आंसर मनरेगा योजना। तो मनरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को, जो अनस्किल्ड लेबर है, उनको 100 दिवस का रोजगार दिया जाता है। और मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मनरेगा एक्ट है, ये 2005 में आया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा एक्ट है, ये 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ। इसका नाम नरेगा रखा गया। तो 2005 25 अगस्त याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, वो 2 फरवरी को हुई थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसका शुभारंभ 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में हुआ। तो भारत भर में नरेगा की शुरुआत आपको याद रखना 2008 में, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में नरेगा को लागू किया गया। और इसके नाम के आगे नरेगा में मनरेगा कब ऐड हुआ, यानी महात्मा गांधी का ऐड हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसके आगे महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किससे किया जाता है, कि कौन बीपीएल के एबोव है, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसका आकलन किया जाता है। ऑप्शन था ऋण, धन, और क्या विकल्प थे आप बताना। 3 प्रमुख विधि रहती है, न्यूनतम आय विधि, कंजप्शन विधि, उपभोग विधि। कोई कितना कैलोरी है वो खाना खाता है, उसके आधार पर उपभोग कितना करता है। खर्च विधि है, वो चीज़ों को, जैसे कि खर्च विधि में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता कितना खर्च करता है, कितने रुपए। कपड़े, जूते, ईंधन, शैक्षिक, चिकित्सा आवश्यकता आदि का न्यूनतम स्तर आपको निर्धारित किया जाता है। मिनिमम से मिनिमम कपड़ों के लिए, भोजन की आवश्यकता के लिए कितने प्राइस की जरूरत रहती है, और उस प्राइस के आधार पर, रुपए की कीमत के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन वो एक्सपेंडिचर मेथड से होता है। न्यूनतम आय विधि एक फिक्स, जैसे कि 6,000 रुपये कमाने वाला पर मंथ गरीब नहीं है, तो एक न्यूनतम आय वो फिक्स कर दी जाती है। और सवाल था एक, भरहूप स्तूप की खोज किसने की थी, तो दोस्तों भरहूप स्तूप है ये, कि इसकी खोज की थी 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिघम के द्वारा। ये स्तूप एक बौद्ध स्तूप था। और 260 ईसा पूर्व के समय ये सम्राट अशोक ने सांची स्तूप के साथ ये भरूप स्तूप का निर्माण करवाया था। तो अलेक्जेंडर कनिघम के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। एमिनो अम्ल सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाएगा उसी में एमिनो अम्ल पाया जाता। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बाकी वेजिटेबल में प्रोटीन कम होता है, सोयाबीन में अधिक यहाँ पर। तो एमिनो एसिड भी अधिक, क्योंकि जो प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड से तो बना होता है, इसलिए अधिक हो जाएगा। और महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह हेतु किसने आमंत्रित किया था, गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, उस हेतु जो आमंत्रित किया था वो राजकुमार शुक्ला ने किया था। गांधी जी जो चंपारण आए थे वो 10 अप्रैल 1917 को आए थे। यहाँ पर वो अमोलवा गांव में संत राउत के घर पर प्रख्यात वकीलों की एक टीम के साथ रहे थे। तो संत राउत के घर पर रुके थे अमोलवा गांव में सबसे पहले, जब चंपारण गांधी जी आए थे। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा
किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। और गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अनाज को रोग से बचाने के लिए क्या रखते हैं? तो अनाज को, जैसे बीज वगैरह हैं, अनाज हैं, उनको रोग से बचाने के लिए नमी है ना, वो नमी को हमेशा वहाँ पर एक तरीके से ड्राई एरिया होना चाहिए। नमी को बिल्कुल, उस अनाज में नमी होनी ही नहीं चाहिए, नमी से बचाया जाना चाहिए। और नमी नहीं होगी तो इजीली वो अनाज है लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। और बाकी यहाँ पर जूट बैग में भंडारण से पहले हल्दी पाउडर के साथ मिलाया जाता है, तो नेचुरल के रूप में हल्दी पाउडर आप डाल सकते हो जूट बैग में, भंडार करें, इससे 6 से 8 महीने वो सुरक्षा रहेगी। बाकी रसायन में आप मेथिल ब्रोमाइड या फॉस्फीन वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। राधा कृष्ण आयोग कब गठित हुआ था? राधा कृष्ण आयोग को कहा जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और ये गठित हुआ था 4 नवंबर 1948 को। और भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। तो इस टाइप से अगला एक सवाल था, महाराष्ट्र और गोवा में खाली समय में महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? इसका आंसर नहीं मिला है। तो ये आपके 10 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल है। 10 जुलाई को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट नहीं हुआ है। आज आपकी 11 जुलाई को होगा, उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ फाइल के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय।